बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, मक्का जॉइंट पीस एग्रीमेंट जो है, डिफेंस एग्रीमेंट जो है, वो साइन हो गया सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान। इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रीज़न बीइंग के ये उस वक्त साइन हुआ है जब मिडल ईस्ट जो है वो डिस्टेबलाइज हुआ है। जो पावर्स हैं मिडल ईस्ट में, वो रिकैलिब्रेशन कर रही हैं, रीअलाइनमेंट कर रही हैं अपनी जो उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। एक चीज जो इस पूरे ओवरऑल ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट से हमने हमारे सामने आई है कि यूएस काफी हद तक जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज थी, स्पेशली जो गल्फ नेशंस थी, उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा है। बल्कि वो एक सेंस ऑफ और इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है उसने गल्फ कंट्रीज में। इस वक्त में जब टर्किया जो है, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ये जो एग्रीमेंट साइन किया है, इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फरवरी 2026 में एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने एक एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि तुर्किया जो है वो अगला ईरान है, और इसराइल जो है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है उसके लिए। वैसे तो मिडल ईस्ट में हिस्टोरिकली जब भी मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया गया है, उसमें हमेशा इसराइल जो है विद द सपोर्ट ऑफ यूएस जो है वो ये काम करता रहा है। आज इसी पे हम बात करेंगे कि ये एग्रीमेंट जो है ये कहाँ तक जाएगा। क्या ये नेटो का आर्टिकल 5 तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी तक तो ये एक एग्रीमेंट है, क्योंकि नेटो जो है वो तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है और वो अभी से नहीं है, उसकी एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है। क्या ये कॉपरेशन जो है ये डिफेंस प्रोडक्शन तक भी जाएगी? इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात तो की गई है, अभी निटी-ग्रिटीज तो डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन बहुत सी चीजें जो है वो अभी डिस्कस होनी बाकी हैं। इसी पे हम बात करेंगे। हमें दो अहम मेहमानों ने ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है, और एम्बेसडर मुनीम शाहिद साहब है। जी ब्रिगेडियर साहब, आपके पास मैं आता हूँ। क्या सिग्निफिकेंस आपको नजर आ रही है, स्पेशली कि ये एग्रीमेंट स्पेशली मक्का में साइन किया गया है और इसका नाम भी जो है वो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, ये मैं समझता हूँ एक बड़ा आपने एक ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सिंबॉलिक। मैं इसको ज़रा उससे आगे देखता हूँ कि एक बहुत ही हिस्टोरिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, जो कि एक आने वाले वक्तों में अल्लाह करे ये गेम चेंजर साबित हो फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द गल्फ। और आपको पता है कि चंद महीने पहले तो पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, उस पर भी हमने बहुत खुशियां मनाई थी। और क्योंकि हमारे सऊदी अरबिया के साथ एक यूनिक किस्म के ताल्लुकात हैं, तारीखी भी हैं, और फिर जारी बात है द कस्टोडियंस ऑफ मक्का एंड मदीना, तो हमारी हमेशा उनके साथ दिल जो है वो बहुत ज़्यादा धड़कते हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी इंटेग्रिटी के लिए। बात यह है कि ये मेरे नज़र में ये तीन जो ममालिक हैं, वैसे तो खबरें आ रही थी कि जनाब तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया इकट्ठे हो रहे हैं और एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होने जा रहा है। और अब मैं सोचता हूँ कि जो हमारी टॉप सिविल मिलिट्री लीडरशिप, जो बार बार तुर्की जाते थे, सऊदी अरेबिया जाते थे, तो ठीक है इकोनॉमी के मामला थे वो तमाम, डिफेंस कोऑपरेशन, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सा एफर्ट हैज बीन पुट इनटू इस एग्रीमेंट को इस सिक्योरिटी पैक्ट तक आने के लिए। तीन ममालिक जिनकी क्या इंपॉर्टेंट तीन चीजें, इकोनॉमी के भी बादशाह, जारी बात है सऊदी अरेबिया, उसके बाद तुर्किया नेटो का एलाई, और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एंड बिग मिलिट्री पावर, जिसने अपनी जो मिलिट्री प्रोग्रेस है और मिलिट्री माइट जो है उसको साबित किया है, खासकर पिछले साल इंडिया के साथ जंग में। तो ये जब कंबाइंड होते हैं तो ये एक बहुत ही सॉलिड, स्ट्रॉन्ग और मैं समझता हूँ कि बहुत क्रेडिबल सिक्योरिटी का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। मैं सिर्फ आर्म फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप देखेंगे तकरीबन 1000 to 1500 फाइटर एयरक्राफ्ट, तीनों को अगर आप आर्म फोर्सेस में शामिल करें तीनों की, और उसके अलावा फिर ये 2 मिलियन प्लस ग्राउंड फोर्सेस, नेवल वॉरशिप्स, सबमरीन्स, एयर डिफेंस, ड्रोन्स, मिसाइल्स, क्या कुछ है जो कि इन तीन ममालिक की आर्म फोर्सेस में नहीं है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पोटेंट ये प्लेटफॉर्म जो है वो बना है।
अब देखना ये है कि इसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है, एंड आई एम श्योर कि उसमें कुवैत भी ज्वाइन कर जाएगा, कतर भी कर जाएगा, गालिबन बहरीन भी आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान को भी इसमें आना चाहिए, ताकि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म हो ऑफ ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ द गल्फ, कि अगर बाहर से कहीं किसी भी गल्फ कंट्री के ऊपर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट में इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो बिल्कुल इस सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को हरकत में आना चाहिए। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये एंटी इसराइल है प्लेटफॉर्म। वो अलग बात है कि अगर इराकी मिलिटेंट्स या हूती जो है अपना यमन के, अगर वो अपने हमले जारी रखते हैं सऊदी अरेबिया पे, तो फिर इनके जो सिक्योरिटी पैक्ट है उसका ऑन ग्राउंड और इन द एयर जो रिस्पॉन्स जो है वो आ सकता है। लेकिन Right. मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस है, बहुत बड़ा चेकमेट है जो कि तैयार किया गया है बेसिकली इसराइली एग्रेशन, इसराइल के लॉन्ग टर्म एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, और खासकर जो पिछले 2 साल में न सिर्फ गजा में उनकी बर्बरियत और उनकी नस्लकशी जो उन्होंने की है अमेरिका की सपोर्ट के साथ, आपने भी शुरू में अपने इंट्रो में कहा, और फिर अब दो दफा ईरान पे जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक्स की। मैं समझता हूं कि ये अलायंस जो है ये पहले होना चाहिए था, एक कम से कम 1.5-2 साल पहले, ताकि हम इसराइल को और अमेरिका को भी ये बावर करा सकते कि जनाब हम यहाँ पे हाजिर हैं, अगर आप आगे बढ़े तो वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। ये करना पड़ेगा, और फिर वो Right. कहते हैं Right. बेटर लेट देन नेवर। सही है। जी, ब्रिगेडियर साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, बल्कि अब्बास अराक़ची साहब की एक एक्स पे मैसेज भी आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग इकट्ठे मिलके इस चीज़ को कर सकते हैं, और अगर ग्राउंड पे भी देखें तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है ईरान के पास। मैं एम्बेसडर साहब के पास आऊँगा। एम्बेसडर साहब, क्या चांसेस आपको नज़र आते हैं कि ईरान कुड आल्सो जॉइन दिस एग्रीमेंट, और अगर ईरान ने ये एग्रीमेंट जॉइन कर लिया फिर तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा कि दिस इज एंटी इजराइल एग्रीमेंट। वैसे तो ऑफ कोर्स आई मीन अभी तक जो पाकिस्तान का इतना पॉजिटिव बोल रहा है, जिसमें उसने सऊदी अरेबिया और ईरान को आपस में लड़ने से बचाया, ना सिर्फ बल्कि बाकी गल्फ कंट्रीज से भी डायरेक्ट जो क्या नाम है कॉन्फ्लिक्ट था उससे बचाने की कोशिश की, तो इस पे आप क्या कमेंट करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए मैं तो इसको एक डिफेंसिव एग्रीमेंट समझता हूँ। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर एक पे हमला हुआ तो तीनों पर हमला तस्वर किया जाएगा, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। और ये मैं नहीं समझता कि ये किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ एग्रेशन के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। मेरी पहली तो इस पे ये ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, मैं नहीं समझता फ्यूचर में कि ईरान इसमें शामिल होगा। इसकी बड़ी वजूहत हैं, कुछ हम यानी कि इस वक्त कुछ यानी कि आप चीज़ें जो है वो ऑन एयर नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे जो अपने एनालिस्ट हैं, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा ही अच्छा तबसरा किया। उनकी मैं ऑलमोस्ट ऑल चीज़ों से एग्री करता हूँ, सिवाय चंद जगह जहाँ मेरा अपना व्यू है। तो वो ये है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये एक यानी कि ईरान जो है इसका हिस्सा बनेगा। हाँ, बाकी अरब ममालिक जो हैं, जैसे कुवैत ने पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है, तो शायद वो भी ज्वाइन कर ले, कतर ज्वाइन कर ले। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है। आप देखें, ये 3 कंट्री जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं वो अब इसमें शामिल हो गए हैं। अब ये उनकी वो देखेंगे कि अब किस कंट्री को जो है कि वो इसमें शामिल होने की दावत देते हैं या शामिल होने की इजाज़त देते हैं। तो देखें, ये जो अपना तीन फ्रीकी जो एग्रीमेंट हुआ है, तो इसमें बहुत सी जो सुपर पावर्स हैं या पावर्स हैं, वो इसको बड़ी गौर से देख रही हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इसराइल आज का देखें तो उन्होंने भी इसको बड़ा प्रोमिनेंट जगह पे जो है अपने फर्स्ट पेज पे जगह दी है। तो ये एग्रीमेंट बहुत सी जगहों पे इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इसको अभी नाटो का इसका यस कहना नाटो की तरह का तो नहीं है, क्योंकि नाटो का आपने खुद ही फरमाया कि बड़ा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें ऑलरेडी
जो है वो मिलिट्री शामिल है, डिफेंस इक्विपमेंट शामिल है, बजट शामिल है। ये अभी लेकिन इब्तदाई तौर पर ये एक बड़ा इंतहाई अच्छा कदम है और ये एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है मिडिल ईस्ट के लिए और पूरे रीजन के लिए। अब जो 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 ये यानी कि इस पे काम होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग्स है, किस तरह ये अपनी जो आर्मीज हैं या जो इनके दूसरे एसेट्स हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा। और मैं तो नहीं चाहता कि इसको यानी कि कोई हमें मौका मिले कि इसको देखा जाए, लेकिन ये एग्रीमेंट को अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है तो उसी वक्त होगा जब खुदा ना करे कि किसी एक मुल्क पे कोई हमला करता है तो फिर देखते हैं। लेकिन ये मैं एक बड़ी दूर की बात कर रहा हूँ और मैं ये चाहता नहीं हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो। अलबत्ता ये देखें, ये तीनों ममालिक का जो एग्रीमेंट है ये एक बड़ा आपको डेटरेंस प्रोवाइड कर रहा है। कोई कंट्री भी अब इन तीनों ममालिक पे हमला करने से पहले वो मर्तबा सोचेगा। और एक बात मैं बता दूं कि ये सऊदीज जो भी कोई भी डिफेंस पैक्ट करते हैं तो वो अगरचे वो अपना अमेरिका की कुछ ना कुछ उसमें आप समझने की मर्जी शामिल होती है। तो बहरहाल ये बातें बड़ी यानी कि कुछ ऐसी हैं टेक्निकल है, कुछ ऐसी हैं जिस पे आप ओपनली बात नहीं कर सकते। ये जी जी एम्बेसडर साहब, जी जी ये बड़ा पैराडॉक्स, जी 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 बड़ा ये पैराडॉक्सिकल, जी 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 इंतहाई सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इसकी बारे में हम मजीद बात कर सकेंगे। जी जी वो आप सही कह रहे हैं कि बड़ा पैराडॉक्सिकल है इस सेंस में कि ट्रम्प का भी बड़ा आज एक्स पे एक मैसेज आया जिसमें वो तो मतलब सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज बड़ी अजीब सी थी। हालांकि हमारा तो ये ख्याल था कि एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी वेस्ट में या यूएस में इस पे आएगी। बहरहाल खैर ट्रम्प तो वैसे ही बहुत अनएक्सपेक्टेड से आदमी है, कोई भी बात कहीं भी कर सकते हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, सो जो हम एम्बेसडर साहब से भी बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आ गया, उसके बाद जिस तरह के नेटो की तर्ज पे है, अभी तो ये एक एग्रीमेंट की फॉर्म में है और जाहिर बात है, लेकिन सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन तीनों मुल्कों ने एक सिग्नल तो भेज दिया है, स्पेशली जो अजाइम इसराइल के हैं और जो अब किसी तरह से छुपाते भी नहीं है, जो ग्रेटर इसराइल के अजाइम वो लेके चल रहे हैं आगे। और जिस तरह मैं पहले बता रहा था इंट्रोडक्शन में भी, जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने आज से कितने फरवरी 2026 में ये खुल के बातें करनी शुरू कर दी थी और जनरली तर्किया के अगेंस्ट ये बातें चल रही हैं। तो आपके ख्याल से कितना पॉसिबल है आने वाले दिनों में कि ये एक इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है कि एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा और जिसमें प्रॉपर जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा तीनों मुल्कों का और उनके मतलब पूरी हायरार्की बनेगी। डू यू थिंक कि वो नेक्स्ट स्टेप है या अभी हम काफी दूर है उससे? देखिए जी, बहुत अहम सवाल है आपका। अब बिल्कुल इसके आगे हर हालत में मैं समझता हूँ स्ट्रक्चरल सेटअप जो है वो तो बनाना पड़ेगा। आप उसको ज्वाइंट कमांड हेडक्वार्टर बोले या ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर बोले, बट देयर हैज टू बी कमांड स्ट्रक्चर। क्योंकि आपने अगर तीनों मुसल्लह अफवाज को की कोऑर्डिनेशन करनी है तो वक्त ज़रूरत कोई इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि बेसिकली ये डिफेंसिव है अपना एग्रीमेंट। इट इज नॉट एग्रेसिव, कोई एग्रेसिव डिजाइन नहीं, जिस तरह मैंने कहा डॉक्टर साहब ने सही फरमाया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई टेक यू लिटिल बैक। आज से चंद साल पहले एक एंटी टेररिज्म कोलिशन तकरीबन 33 मुसलमान ममालिक का बना था सऊदी अरेबिया में, और जिसके पहले आप कमांडर बोले या अब कहा जाता है वो एडवाइजर हैं या थे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले, कई साल पहले तो उनकी मिलिट्री परेड भी मैंने 2-3 देखी है सऊदी अरेबिया में, मुख्तलिफ ममालिक के कंटिजेंट्स जो है, एंड दैट वाज हेडेड बाय उस वक्त कहा जाता था हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ साहब। तो बाद में फिर चंद सालों से उस एंटी टेररिज्म कोलिशन के हेडक्वार्टर इन सऊदी अरेबिया, उसकी किसी ने कोई बात नहीं की, खबरें आनी बंद हो गई, पता नहीं वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है वो तो देखें ऑन ग्राउंड आ गया है फौरन, इन द सेंस के
चंद हफ्ते पहले जो है, 1-2 महीने पहले तो बकायदा इसी जंग के दौरान हमारे जो JF-17 का पूरा स्क्वाड्रन, एयर डिफेंस सेटअप वगैरह वो तो ऑन ग्राउंड डिप्लॉय हो गया सऊदी अरेबिया में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सऊदी अरेबिया। तो वो हमने देखा फिजिकली। मैं समझता हूँ इसका जब ये स्ट्रक्चरल सेटअप सामने आएगा, उसका मैंडेट एग्जैक्टली क्या होगा, उसके TORs क्या होंगे, वो पूरे देखिए ना फ्रेमवर्क होता है, हवा में तो नहीं ये चीजें चलती ना। तो एक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हु विल हेड दिस, क्या वो टर्किश आर्मी के जनरल होंगे, सऊदी अरेबिया के होंगे, या पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर होंगे, और बाकी उनके साथ पूरा हेडक्वार्टर होगा, पूरा सेटअप होगा, ये देखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या, मैं आपने नोट किया कि कोई यूएई का नाम नहीं ले रहा कि यूएई जो है उसको चांसेस भी है कि यूएई इसको ज्वाइन करेगा। यूएई, वो जनाब बात ये है कि यूएई जो है वो तो अड्डा है, वो तो एक पक्का आउटपोस्ट है, वो तो पक्का एक क्या उसको बोलते हैं, जगह बन गई है, अपना सेंटर बन गया इसराइलीज का। तो ये दैट इज द वेरी वेरी स्केरिंग फैक्टर, सबको पता है, सबको मालूम है। और दूसरी बात ये है कि हम ये सुन रहे हैं कि पिछले 3 दिन से बड़ा पैनिक हुआ है इंडिया और इसराइल का, जो आपस में आपको पता है बड़ा खौफनाक नेक्सस है। इट इज एन एंटी मुस्लिम नेक्सस, इट इज एन एंटी पाकिस्तान नेक्सस, इट इज एन, मैं ये नहीं कहता हूँ इंडिया ने भी वो खुल के अच्छा रोल अदा नहीं किया, ये दोनों जो वॉर्स हुई है ईरान की सपोर्ट में, लेकिन बिल्कुल ये एक एंटी मुस्लिम नेक्सस, इस्लामिक नेक्सस तो है। और वहां पे परेशानी ये है कि जनाब ये क्या डेवलपमेंट हो गई है, दे आर वेरी वेरी अनईजी अबाउट इट। सो अभी आगे ये देखना है कि हाउ डू दे रिस्पॉन्ड विद टू दिस। अब सुनने में ये आ रहा था कि इंडिया और इसराइल और यूएई गालिबन ये भी कोई डिफेंस एग्रीमेंट जो है करने जा रहे हैं टू काउंटर द सिक्योरिटी पैक्ट, बिकॉज ये नहीं चाहेंगे कि ये इस्लामिक सिक्योरिटी पैक्ट जो है इट शुड जस्ट सेल थ्रू एंड इट शुड टोटली डोमिनेट द सिक्योरिटी जो डायनामिक्स है ऑफ अपना ऑफ द गल्फ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या अमेरिका जो है, अब देखें ना, तुर्किया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान, ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हार्डकोर उनके एलाइज हैं, बट इनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ऑलराउंड ताल्लुकात हैं। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये जो सिक्योरिटी सेटअप है एग्रीमेंट, इसको यूनाइटेड स्टेट्स बैक नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ उनकी बिल्कुल अप्रूवल है इसमें, एक टैसिट अप्रूवल है, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। और मैं ये भी मानता हूँ कि ईरान को बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया गया होगा, स्पेशली फ्रॉम बाय ऑल दीज 3 कंट्रीज, कि जनाब हम ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो और ये हम आपको यकीन दिलाते हैं ये कोई आपके खिलाफ नहीं है, ये कोई सेक्टेरियन इसमें कोई टच नहीं है, इट इज ओवरऑल फॉर द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ द गल्फ। तो अमेरिकन का फैक्टर ये है कि उनको जिस बुरी तरह मार पड़ी है गल्फ के अंदर इन द लास्ट 2 वॉर, एक जो मौजूदा और फिर पिछले साल वाली, उनके बेसिस को जो तबाही हुई है, उनके जो लोग मारे गए हैं, उनके इक्विपमेंट रडार सारे तबाह हुए हैं, कि वो खुल के बताना भी नहीं चाहते। अब के अमेरिकी अवाम जो आगे 8 हफ्ते बाद जो है वो तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो ट्रंप तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी कि अगर अमेरिकियों को एग्जैक्टली पता लगे कि क्या नुकसान हुए। मेरा ख्याल है अमेरिकन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलेंगे गल्फ से, जो कि बिल्कुल सूट करता है गल्फ कंट्रीज को, मुसलमान ममालिक को सूट करता है, और दे विल नॉट माइंड, उनकी अप्रूवल है कि ठीक है यहाँ पे एक ये जो जिम्मेदार मुसलमान ममालिक हैं विद द बिगेस्ट आर्म फोर्सेस, ये इसका सिक्योरिटी का जो है मामला ये देखेंगे, ताकि बाकी कंट्रीज जो हैं वो भी पुरसकून हो, और ईरान जो है उनको भी पुरसकून किया जाए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा ख्याल इसके बड़े बड़े डायनामिक्स हैं, बड़े कदोखाल हैं, इसके बड़े जो सवाल हैं जो रेज हो रहे हैं और बड़े लोगों के ज़हन में आ रहे हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे ये खुल के जो है और चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन श्योरली एक बात तो है, इसराइल के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ हमारी तरफ से डिटरनेस है। मुसलमान ममालिक, आई ओनली विश, ये मेरी बात सुन ले, आई ओनली विश कि ये ऐसा जो हमने स्टेप्स लिए हैं सऊदी अरेबिया के साथ और ये 3 ममालिक ने इकट्ठे जो बनाया है, ये आज से हम 1-1.5 साल पहले कर लेते हैं। बड़ा अफसोस होता है, दिल बड़ा दुखता है कि जनाब ये गल्फ चले, पाकिस्तान तो फिर भी बहुत दूर है, लेकिन ये जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं, डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी टू गजा है, और वहाँ पे जो नस्ल कशी हुई वो सब कुछ होता रहा। अमेरिकन स्पॉन्सर्ड, अमेरिकन सपोर्टेड जो इसराइल ने वहाँ पे बर्बादी की, 75,000 फलस्तीनियों को मार दिया, लाखों जख्मी हो गए, तबाह कर दिया, लेकिन एक मुसलमान मुल्क ने अपनी गल्फ में, इजिप्ट ने वगैरह, किसी ने शोर नहीं डाला, किसी ने इसराइल को चैलेंज नहीं किया।
मैं समझता हूँ कि ये हमेशा याद रखा जाएगा कि इवेंचुअली पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। देखें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया बिल्कुल ये थ्रोट रास्ते में थे, हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे बोर्ड ऑफ पीस भी बन गया। अब देखें बोर्ड ऑफ पीस में ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है इसका क्या कोई रोल बनता है, कोई रोल बनेगा? वो अगर वहां पे पीस कीपिंग फोर्सेस जाएंगी गजा में ताकि इसराइलीज को इनखला हो और वहां पे एक रिकंस्ट्रक्शन हो, रिहेबिलिटेशन हो, रिटर्न ऑफ द पैलेस्टीनियंस हो, तो यू कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि यही 3 ममालिक करके 2 और ऐड भी हो जाते हैं गल्फ स्टेट, तो बिल्कुल एक पीस कीपिंग फोर्स इनकी जा सकती है अंडर द मैं यूनाइटेड जी नेशन। जी अंडर द यूनाइटेड नेशन में दोबारा बात करें। जी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को तो ट्रम्प एरा में काफी हद तक गैर फाल ही कर दिया है उन्होंने। अब तो ट्रम्प ही ज्यादातर मामला को आगे चला रहे हैं। हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं एम्बेसडर साहब के पास आऊंगा। एम्बेसडर साहब, व्हाट आर द चांसेस? ब्रिगेडियर साहब तो ये बात कर रही है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इजराइल, इंडिया और यूएई भी किसी किस्म का कोई डिफेंस पैक्ट करें। ये तो आप नहीं समझते कि यूएई के लिए खुदकुशी वाला मामला होगा? देखिए, यूएई की जो है अनफॉर्चुनेटली फॉरेन पॉलिसी पिछले कुछ सालों में रही है, वो बिल्कुल ही जो आप समझ लें कि उसकी डिफरेंट एंगल डिफरेंट रहे हैं कि वो उन्हें अपना यानी कि मुस्लिम कंट्रीज को छोड़कर जो इसराइल के साथ उनका इब्राहिम अकॉर्ड में गए, उसके बाद वो इंडिया के साथ जो है उन्होंने बहुत ही करीबी तल्लुकात जो हैं वो बनाए हैं। ये अब देखना है कि क्या वो इसको किसी डिफेंस पैक्ट में जिस तरह का ये पैक्ट है, आई डोंट थिंक कि वो इस वहाँ ट्रेनिंग के लिहाज से, मिलिट्री ट्रेनिंग या मिलिट्री कोऑपरेशन के लिहाज से या डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से तो वो कोई एग्रीमेंट कर लेंगे। मुझे नहीं नजर आता कि वो इस तरह का एग्रीमेंट करें कि अगर इन तीनों पे कोई हमला होता है, एक पे हमला होता है तो तीनों पे हमला, यानी कि इसराइल और इंडिया और यूएई पे हमला सब्र किया जाएगा। इस तरह अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ये चीजें सारी उस वक्त नजर आएंगी जब देखें, अब ये कि जी ये जो इसको ईरान ने तो कोई ऑफिशियल इस पे अभी तक जो है वो रिएक्शन नहीं शो किया, लेकिन उनके कुछ पार्लियामेंटेरियन ने इसको कागजी मुआहदा करार दिया है। देखें, इस मुआहदे को जब इस वक्त गुजरेगा तो ये इल्म होगा कि ये क्या अपना कमांडेंट स्ट्रक्चर क्या इसका है, किस तरह ये अपनी जो इनकी एबिलिटीज हैं इसको किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना, और ये मैकेनिज्म उस वक्त बनेगा जिस वक्त एक थ्रेट रहेगा, यानी कि इजराइल का थ्रेट अगर सऊदीज को बढ़ता हुआ नजर आता है या होतीज। अब देखिए, ये बड़ा आपने जैसे खुद ही फरमाया कि अगर होतीज अटैक करते हैं सऊदी अरब पे तो पाकिस्तान को उसमें शामिल होना पड़ता है, तो फिर पाकिस्तान और ईरान कहाँ पे होंगे? तो ये बड़ी जो है ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बड़ी हमें गौर से देखना पड़ेगा। बहरहाल यूएई के बारे में तो हम दुआ ही कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी अनफॉर्चुनेटली, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन बड़ा उनकी वजह से हमें नुकसान हुआ है बलूचिस्तान में भी, और अगर आप उनको थारोली प्रोब करें तो वो बड़े डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान ने तो हमेशा अपनी सरजमीन को उनको खुला रखा, उनके लिए हमने हमेशा आंखें बिछाई कि आप जब भी आए आप हमारे मेहमान हैं। तो हम उम्मीद तो करते हैं कि जो है बीइंग ए मेंबर ऑफ ओआईसी, बीइंग ए मेंबर ऑफ जो है गल्फ काउंसिल, शायद वो अरब लीग का मेंबर होते हुए शायद वो अपनी पॉलिसीज को आइंदा सालों में तब्दील करें। बहरहाल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, मैं ब्रिगेडियर साहब का चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने फॉलो की होगी न्यूज जब न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डील हुई सऊदी अरब की यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और उस डील पे साइन होने के बाद ट्रंप ने एक्स पे आके ये कहा कि इट इज टाइड टू द अब्राहम अकॉर्ड्स, जो कि बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि कंट्रीज का आपस में जब इस किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं तो चीजें एक्स पे सेटल नहीं होती हैं। वो तो पूरी उसके पीछे डिप्लोमेसी चल रही होती है जब भी कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने होते हैं। सो आपके ख्याल से क्या ये वो भी एक इनसिक्योरिटी थी
जो नजर आई, और इसी तरह इसको क्लब इन कर लेते हैं हम, जो F-35 की डील तुर्किया के साथ थी यूएस की, जिसमें इसराइल ने अपनी पूरी लॉबिंग करके कोशिश की, जिसको कि अमेरिका ने फिर जो S-400 पे कंडीशनल कर दिया कि जी आप गिव अप करें जो रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, देन विल गिव यू F-35। तो आपके ख्याल से क्या ये भी दो बड़े रीजंस बने हैं इस नए सिक्योरिटी पैक्ट के, और इस एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम बनाने के लिए मिडल ईस्ट में और तुर्किया के साथ? देखिए, मैंने कोई ऐसी ट्रम्प की स्टेटमेंट तो आई थी सिविल न्यूक्लियर डील विद ईरान, अपना सऊदी अरेबिया, लेकिन साथ उसने ये कह दिया कि इट इज सब्जेक्ट टू रिकग्निशन ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड, यानी कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना, इसराइल को रिकग्नाइज करना। उसके बाद से उसकी ज्यादा खबरें आई नहीं है। आई डोंट रियली नो वेदर एन एक्चुअल डील हैज बीन साइंड और नॉट। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। और ईरान भी तो यही कह रहा है ना, ईरान भी ये कह रहा है कि जी हमारा राइट है फॉर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। हमने कभी नहीं कहा कि हम इस पे जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे वगैरह। वो तो एक वन ऑफ द मोर कंटेंशियल इशू बिटवीन अमेरिका इसराइल ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन द अदर। तो सिविल न्यूक्लियर अभी वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली वो क्या हुआ है, लेकिन एक बात है कि ट्रम्प और उनकी कोशिश है कि मुसलमान ममालिक जो रह गए हैं ये अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में, जाहिर बात है वो क्योंकि पैलेस्टीनियंस का मसला था, जेनोसाइड को रुकवाना था, वो तमाम चीज़ें, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ और 10-12 ममालिक जो हैं वो भी शामिल हुए मुसलमान, जिन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया वो भी थे, जिन्होंने इजिप्ट, जिन्होंने उसको बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए। लेकिन ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, ये दिस इज अ वेरी वेरी डाइसी एंड अ वेरी सेंसिटिव मैटर, क्योंकि ट्रम्प ने एक दफा ये भी कह दिया था कि हमें पता है कि ये सारे तो नहीं करेंगे, कुछ ममालिक हैं जिनकी अपनी सेंसिटिविटीज हैं, उनके अपने मसाइल हैं इस मामले में। एंड आई थिंक इन दिल में ही वाज रेफरिंग टू पाकिस्तान, बिकॉज यहाँ पाकिस्तान में हमारा जो हिस्टोरिकल एक पोजीशन है ऑन रिकग्निशन ऑफ इसराइल, हमारा यहाँ पे जो अवाम का जो माइंडसेट है, हमारे एक उसमें रिकग्निशन इसराइल मैं नहीं समझता हूँ कि इतना आसानी से कोई ऐसी चीज हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी और कई मरतबा पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो रिकग्निशन ऑफ इसराइल जो है वो इज नॉट ऑन आवर एजेंडा फ्रॉम दैट पॉइंट। तो वो तो देखना आने दौर में करना। लेकिन यूई के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था कि यूई जो है ये एक अड्डा बन गया है, सॉरी फॉर यूजिंग द स्लैंग वर्ड, फॉर द इसराइलीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यही वजह है, जब हमारे एम्बेसडर साहब ने अभी जिक्र किया बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान में जो आग लगाई गई और अभी भी वहां पे जो इंसर्जेंसी है, ये मूवमेंट चलाई जा रही है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें इंडिया, इसराइल और उसके बाद फिर अफगान तालिबान गवर्नमेंट, इनका नेक्सस है, और फिर थ्रू द प्रॉक्सी फ्रॉम अफगानिस्तान वो ये सारा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल कहा जाता है, अब ये जारी बात है, आई एम श्योर हमारे ये प्रूफ हमारी गवर्नमेंट के पास होंगे, हमारे इदारों के पास होंगे, क्योंकि ये बीच में बात चली थी आज से कुछ महीने पहले कि जनाब ये एक बिल्कुल पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ नहीं होना चाहिए जो यूएई में बैठ के इसराइली जो हैं वो कर रहे हैं। तो अभी तो पीछे चंद दिन पहले तो मैंने ये भी सुना है, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उनका एक मैं इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें उन्होंने रिवील किया कि जनाब अब ये जो इसराइलीज हैं वो तो बाकायदा कश्मीर में आके बैठे हुए हैं, और ये जो आज़ाद कश्मीर में जो मूवमेंट चली है इसमें एक इसराइली फैक्टर भी है। और मैं बिल्कुल आई विल नॉट बी सरप्राइज बिकॉज मैंने तो 20 साल पहले मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे, मैं रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, नैब की तरफ से मैं गया था बीजिंग में, तो वहां पे इसराइली अफसर ने मुझे कहा था, रिटायर्ड था, उन्होंने कहा हम तो कितने सालों से आके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बैठे हुए हैं, वी आर एडवाइजर्स टू द इंडियन मिलिट्री एंड द इंडियन गवर्नमेंट एज टू हाउ टू स्टॉप एंड प्रिवेंट द इंतफादा इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो माय पॉइंट इज दिस कि ये यूएई जो है इनको भी सोचना चाहिए कि ऑल्दो उनकी ईरान के साथ कुछ मामला में बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यूएई को सोचना चाहिए कि अगर वो एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम कंट्रीज की कोई पोजीशन लेते हैं तो फिर वो आइसोलेट होकर रह जाएगी, और आजकल यही हो रहा है, वो आइसोलेट हो रहे हैं।
तो लिहाजा इट इज़ टाइम फॉर देम आल्सो टू कंसिडर कि जनाब उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ताकि दे कम बैक जो उनका माजी में एक ख़ास मकाम था इस्लामिक वर्ल्ड में। ईरान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनको भी चाहिए, ये ईरानी पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो रेवोल्यूशनरी गार्ड को रेन इन करें, उनको कंट्रोल में लेके आए, क्योंकि वो भी उनकी एक्सट्रीमिस्ट सोच है। और ये ना हो कि वो एक्सट्रीमिस्ट सोच के साथ साथ फिर आपको पता है ये इराकी मिलिटेंट्स हो गए, हुतीज हो गए, इनको भी रिस्ट्रेन करना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये ईरान की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा अ लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट इज रिक्वायर्ड एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये जो है ये होना करना पड़ेगा। नहीं तो जो रोग एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इसराइल वाले हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं, चाहे वो रशियन एजेंसीज हैं, वो क्या का कुछ करा सकते हैं और ब्लेम डाल देंगे अपना ईरान पे, या ब्लेम डाल देंगे किसी भी इन ममालिक में, तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के जनाब ये इन्होंने करवाया। सो मैं कहता हूँ मेरी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, दिस इज द बिग सिक्योरिटी चैलेंज फॉर पाकिस्तान आल्सो। लेकिन पाकिस्तान के इज्जत मकाम में मैं समझता हूँ बहुत अल्लाह ने बहुत इजाफा किया। हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं वैसे आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप समझते हैं कि टर्की जो है उसको एक इनसिक्योरिटी है कि उसका फ्यूचर नेटो के साथ किस तरह चल रहा है? क्योंकि इज़राइल जो है वो हमेशा लॉबी करेगा कि किसी तरह टर्की जो है वो नेटो का हिस्सा ना रहे, क्योंकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती है तो आर्टिकल 5 जो है नेटो का वो इन्वोक ना हो और बाकी नेटो मेंबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो टर्की की सपोर्ट के लिए मिलिटरीली ना आए। तो क्या ये वजह आपके ख्याल से एक है जिसकी वजह से टर्की भी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी मिलिट्री क्या नाम है रिलेशनशिप को, और नए जिस तरह ये डिफेंस पैक्ट में वो शामिल हुए हैं, इस किस्म की चीज़ों को ढूंढ रहा है टर्की? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। देखें कि अभी तो नेटो तुर्किया जो है वो नेटो का हिस्सा है, और इस हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, तो कुछ ना कुछ एंजाइटी तो वहाँ है, और कुछ ना कुछ डाउट्स भी हैं उन्हें नेटो के बारे में कि अगर इसराइल के साथ उनका कन्फ्लिक्ट होता है तो किस तरह बाकी नेटो मेंबर्स जो हैं वो अब जो यानी कि इसराइल का पैक्ट है विद अमेरिका, तो क्या वो ये बड़ा यानी कि एक मुश्किल सा सवाल है। बहरहाल तुर्किया ने ये सब को मद्देनजर रखते हुए ये जो एग्रीमेंट जाइन किया है, तो इसमें कुछ ना कुछ उनकी एंग्जाइटी शामिल है, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो अब नेटो के मेंबर होने के बावजूद जहां उन्हें यानी कि इन प्रिंसिपल अगर तुर्किया पे कोई हमला होता है तो पूरे नेटो की उनको प्रोटेक्शन हासिल थी, तो क्या इस प्रोटेक्शन हासिल होने के बावजूद भी वो एक पैक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो आपके सवाल में इसका जवाब है कि यस, उनके यहाँ एग्जाइटी है, कुछ डाउट्स भी हैं, और जो कुछ स्टेटमेंट जिसका आपने शुरू में भी जिक्र किया था, जो अपने साबका प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल की, उनकी स्टेटमेंट तुर्किया के बारे में, और वैसे भी तुर्किया और जो नेतन्याहू के दरमियान कोई इतने अच्छे तल्लुकात नहीं, डिस्पाइट बीइंग के दोनों के आपस में स्वार्थी तल्लुकात हैं, और तुर्किया ने कोशिश भी की है कि उसको जो नए फ्लीट ऑफ जो है एयरप्लेन्स वो अमेरिका से ना मिले, लेकिन अमेरिका ने इसराइल को उस पर शटअपताल दी। तो बहरहाल तुर्किया का आना न सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मिडिल ईस्ट में और रीजन में बना है। ये चूंकि अभी इसकी बड़ी इब्तदाई शक्ल है, ये हम वक्त के साथ देखेंगे ये किस तरफ जाता है। और बहरहाल तुर्किया ने आपका ऐसे समझ लें एक नई इंश्योरेंस जो है पॉलिसी वो हासिल जरूर कर ली है। जी, जी, मैं ब्रिगेडियर साहब को आऊँगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, तुर्किया जो है उसकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग है, वो काफ़ी एडवांस है। तो आपके ख़्याल से जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब जो है, वो मिल के भी प्रोडक्शन की तरफ जाएँगे? जो मिलिट्री प्रोडक्शन है, उसमें भी कोई कोऑपरेशन जो है वो आपको जल्द नज़र आ रही है कि आपके ख़्याल से वक़्त लगेगा?
देखिए जी, जिस तरह पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बहुत ही डीप मिलिट्री कोऑपरेशन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोऑपरेशन है, न्यू इक्विपमेंट के ऊपर हमारे बड़े जॉइंट प्रोग्राम्स हैं। JF-17 एक एग्जांपल आपके सामने, 25 साल पहले ये पाकिस्तान और चाइनीज ने उसको को डिजाइन किया था, फिर उसके बाद को प्रोडक्शन हुई। अब बहुत कुछ जो है वो तो ज्यादातर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में बन रहा है, और अब तो तो हम और भी एक्सपोर्ट बड़े बड़े करेंगे हमारे सबमरीन्स का प्रोजेक्ट है विद द चाइनीज फ्रिगेट्स, आई थिंक टाइप 52, टाइप 54 फ्रॉम चाइना। तो बहुत, लेकिन टर्की के साथ जनाब पिछले 15-20 साल में बहुत ज्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल ड्रोन टेक्नोलॉजी इज वन, ऑल्दो मैं समझता हूं ड्रोन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है। हमने बिल्कुल एब इनिशियल शुरू किया था, मुझे आज भी याद है, तो तकरीबन 25 इयर्स अगो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए। फिर बाद में चाइनीज टेक्नोलॉजी आ गई, फिर हमने अपने ड्रोन्स को बहुत अपग्रेड किया, फिर बीच में टर्किश टेक्नोलॉजी, उनके साथ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो F-16 है, F-16 की जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट था वो तुर्किया के साथ हुआ था, आज से चंद साल पहले, शायद अभी भी चल रहा हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टर्की और अभी रिसेंटली कुछ अपना वॉरशिप्स हैं, वो भी इनिशियली टर्की में बनी और पाकिस्तान में तैयार होंगी। मैं शिप्स की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान और टर्की वेरी डीप रिलेशनशिप। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ कि ये तीनों जो कंट्रीज हैं, ये एक दूसरे के पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ, उनको आप देखेंगे पूरा यूटिलाइज करेंगे। अब पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफेंस कोऑपरेशन और ज्यादा हो जाएगी। पहले तो थी, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग साइड से जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम हो गए, एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, ड्रोन वाले, सारे मिसाइल वाले। पाकिस्तान को पता है इन तीनों ममालिक में पाकिस्तान एक बहुत सबसे आगे, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मिसाइल पावर, जो कि ना टर्की के पास उस तरह की वेपन सिस्टम है, ना सऊदी अरबिया तो खैर है ही नहीं है। तो पाकिस्तान देखे ना वो, और अभी लेटेस्ट में पढ़ा था कि पाकिस्तान ने ये 4 दिन पहले 3000 किलोमीटर तक जाने वाले ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान ने तैयार कर लिए। तो भाई इतनी खौफनाक टेक्नोलॉजी, दिस इज ए ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी इंजीनियर्स एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। तो ये मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ, मैं रहने जाऊँ, मैं जो समझता हूँ कि इस्लामाबाद MOU हो गया और ये मैका अकॉर्ड्स जो भी हुए हैं, ये दे आर शाइनिंग फेदर्स इन द पाकिस्तान कैप। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अगर एफर्ट ना होते टू ब्रिंग टुगेदर दिस कोलिशन एंड टू ब्रिंग इन मोर मेंबर्स, वो भी काम चलता रहेगा, तो इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी। बिकॉज आई थिंक गुड जॉब हैज बीन डन बाय द सिविल एंड द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। देखिए ये कंबाइंड एफर्ट होता है, यूनाइटेड एफर्ट होता है, और फिर वो उसके एंड में रिजल्ट जो है ऐसे ही आते हैं। टर्की बिल्कुल नेटो का मेंबर है, और वो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इन द सेंस कि सीरिया में आप देखें, और उसके बाद वो कुर्दिस्तान की जो बगावत चलती रही, इंसर्जेंसी कितने दिहाई चलती रही, अब वहां पे जाके थोड़ा मामला तुर्की का ठीक हुआ, लेकिन सीरिया में अभी भी बड़े गलत किस्म के लोग हैं। वहां पे ये इस्लामिक ISIS वाले लोग, जिनको खास अमेरिकन वहां पे लेके आए हैं, इसराइलीज आर इन्वॉल्वड इन सीरिया, और वहां के जो गोलान हाइट्स और दमिश्क के दरवाजे तक इसराइली जो है वो पहुंच गए। सो अपना तुर्किया को वो उस तरह की जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो बिल्कुल हैं, तो लिहाजा इस्लामिक कोलिशन में आके शामिल होना, मैं कहता हूँ सीरिया ने, अपना तुर्किया ने अपने लिए भी बहुत अच्छा कदम उठाया, और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम। आई विश कंट्री लाइक इजिप्ट, इतनी बड़ी आपकी आर्म फोर्सेस हैं यार, आप बिल्कुल नेबर हैं अपना फलस्तीन के, और गजा को आपने 2 साल देखा क्या बर्बादी, कुछ नहीं किया, एड भी नहीं अंदर जाने दी, वहां पे एड नहीं जा सकती थी इजिप्ट के थ्रू, जो इंटरनेशनल एड थी। जो बेचारे फलस्तीन भागना चाहते थे, निकलना चाहते थे, उनको भी निकलने नहीं दिया। उस सिनाई का बॉर्डर, वो तमाम वहां पे गेटवे थे। तो इजिप्ट को भी सोचना चाहिए कि वो भी अपना रोल अदा करे मुसलमानों के लिए। एक और बात मैं बता दूं, देखें अल अक्सा पे इसराइल की बड़ी गंदी नजरें हैं। अल अक्सा मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल को वहां पे भी जो रोग एलिमेंट्स हैं वो कहें कि जनाब ये मौका है, फायदा उठाओ, और मस्जिद अल अक्सा पे अल्लाह ना करे कि वो इस किस्म का कोई वहां पे
बहुत खतरनाक ऑपरेशन कर ब्रिगेडियर दें, साहब, तो उनके उसके उस राबाइज जो वक़्त है मैं वो तो ओपनली इस पे बात करते हैं और वो जी, ओपन तो उस वक़्त उनका मैं समझता हूँ एग्रेशन कि जो है अगर खुदा न जी, खास्ते ऐसी कोई चीज़ हुई, ऐसी अगर कोई चीज़ अल-अक़सा में हो गई इसराइलीज़ की तरफ से, बिल्कुल ये जो कोलिशन है, जो अब बनी है मैका अकॉर्ड के तहत, इस कोलिशन को फिर हथियार उठाने पड़ेंगे और वो जिसको कहते हैं ना डिफेंसिव से निकल के एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा, बिकॉज़ देन इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द मुस्लिम उम्मा। अगर अभी भी हम चुप रहेंगे उसके बाद, तो फिर क्या फ़ायदा है इस कोलिशन का? जी, 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 जी। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग, थैंक यू बेस्टर्स फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो एक बड़ी अच्छी प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी है, स्पेशली कि जब इज़राइल के काफ़ी बुरे अज़ाइम हैं मिडल ईस्ट में और जिस तरह से ये आगे चीज़ें बढ़ रही हैं और जिस किस्म की रीअलाइनमेंट जो है वो मिडल ईस्ट में हो रही है, वी विश के बाकी मुसलमान ममालिक भी जो हैं, वो इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बने और अल्टीमेटली एक ये नेटो टाइप स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस बने मुस्लिम कंट्रीज की, जो कि कलेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकें ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि पूरी की पूरी उम्मत को। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।